अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। 15 अगस्त है। आप सबको, तमाम भारतीयों को हिंदुस्तान की आज़ादी मुबारक हो। नॉर्मली तो 15 अगस्त को ही पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन उसकी क्या कहानी है मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी मैं ये चाहूँगा कि इस अजीम दिन पे, जबकि इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आज़ाद हुई थी, तो मैं उस दिन के हवाले से श्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ पैगाम देना चाहूँगा, और उनके हवाले से मैं भारतीय आवाम को भी कुछ पैगाम देना चाहूँगा। जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। श्री नरेंद्र मोदी जी, थैंक्स फॉर बीइंग देयर, थैंक्स फॉर योर पीपल, बीइंग देयर फॉर योर पीपल, एंड वी ऑल आर योर पीपल। काबुल से लेके रंगून तक का हर मजलूम इंसान आपकी तरफ देखता है, और आप एक बहादुर आदमी हैं। आपने जो वादे किए हैं आज तक वो पूरे किए हैं। हमने ये चीज़ देखी जब बड़े से बड़ा तुर्रम खान दावे कर रहा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता आर्टिकल 370 का, आपने वो कर दिखाया, क्योंकि आपने वादा किया था। आपने राम मंदिर का वादा किया था, वो आपने पूरा किया। आपने जितने वादे किए थे वो पूरे किए हैं और कुछ कर रहे हैं। इसी तरह हम मजलूमों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले मजलूमों को, आपका एक वादा और याद है। आपने अपने एक भाषण में बलूचिस्तान के लिए कुछ वादे किए थे। कई साल गुजर गए हैं, लेकिन हम सब्र से बैठे हैं कि इस इलाके के जो पाकिस्तान है, जो कि हिंदुस्तान का मगरबी हिस्सा हुआ करता था, वो अवाम बहुत मजलूम है, बहुत परेशान है, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं। चाहे वो सिंध में रहने वाले लोग हैं, सिंध में भी रहने वाले, सिंध एक मल्टी नेशनल प्रोविंस है जहाँ पे ओरिजिनल बाशिंदे सिंधी और बलोच, और फिर 47 के बाद माइग्रेशन हुई, और इसी हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे वालदेन की तरह उठ के इस पाकिस्तान में आके बसे हैं। वहाँ पे पश्तून भी बहुत रहते हैं। तो सिंध, फिर NWFP जो कि अब KPK कहलाता है, वहाँ का ख़ास तौर पे वो वज़ीरिस्तान और फाटा के इलाके, फिर बलूचिस्तान का हाल तो आपने खुद ही बताया है अपनी भाषण में। और जो चीज़ें हैं, हम सब आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। आपने अपने देश के लिए अब तक जो जो काम किए हैं उसके लिए धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर। और अभी आपने बहुत सारी चीज़ें करनी हैं इस देश के आज के वासियों के लिए भी, और जो कल को इस देश के वासी थे उनके लिए भी। धन्यवाद। आज़ादी मुबारक, जय हिंद। अब ज़रा कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जो मेरे ऊपर अब इल्ज़ाम जो लगने वाला है इस वीडियो के बाद, जो कि वैसे तो लगता ही रहता है, लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि मैंने 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी के दिन क्यों कोई अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया, और 15 अगस्त इंडिया के लिए क्यों ये चमचागिरी वाला मैसेज दे रहा हूँ। ये मैं जवाब दे तो किसी को भी नहीं, सिवाय अपने इस भारतीय परिवार के, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरा मान रखते हैं और जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं जवाब देना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि मैंने 14 अगस्त पे मैसेज छोड़ा था कल, कि सैड स्लेवरी डे फॉर 220 मिलियन पाकिस्तानी। तो हम लोग तो आज़ाद कहाँ हुए हैं मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों, मुझे ज़रा ये तो बताते हैं। हम तो उस गासिब और जालिम फौज के आज गुलाम हैं, जो अंग्रेज़ों के कहने पे हम आज़ादी मांगने वालों पे गोलियां चलाते थे। ये तो तलकीन एतमाद वो फरमा रहे हैं आज राह तलब में, जो कभी खुद मोतबर ना थे। नैरंगी सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल मिली उन्हें जो शरीक के सफर न थे। ये मोहसिन भोपाली साहब का शेर है। ये शरीक के सफर तो दूर की बात, ये तो गोलियां चला रहे थे आज़ादी के मतवालों पे। वो आज हमारे मालिक बने बैठे हैं, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं पेट्रियोटिज्म का।
ये पाकिस्तान की आजादी है? बलोचिस्तान में जाके तो देखें, पूरे कराची, लाहौर, बड़े बड़े शहरों के बंगलों में रहने वाले बलोचिस्तान की गैस इस्तेमाल करते हैं। कभी उन्होंने देखा है कि बलोच कैसे रहता है? कभी प्रेस क्लब पे जाकर देखा है कि उनके जो गायब किए गए मिसिंग पर्सन हैं उनके क्या हाल हैं? आपके सहाफी मुतयुल्लाह जान अभी अभी अगवा हुए हैं भाई। ऐसा तो जंगलों में नहीं होता। मुझे आप कह रहे हैं मैं इसकी आजादी की बात करूं या जश्न की आजादी की? काय का जश्न? किस चीज का आप जश्न मना रहे हैं? आपने अब तक इस आवाम को दिया क्या है? आप कंपेयर कर लें जिससे हमेशा कंपेयर करते आए इंडिया से। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले फिर आप कुछ मुकाबले पे थे। आपकी जो शहरियों की जो जिंदगी और हिंदुस्तानी शहरियों की जिंदगी है, आज जमीन आसमान का फर्क है। टके टके के पाई पाई के आप मोहताज हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि हम जश्न आजादी मनाएं। ये DGISPR फरमा रहे हैं कि एहसानुल्लाह एहसान, जो कि तालिबान का वो स्पोक्स पर्सन जिसने जिम्मेदारियां कबूल की, बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की, और सबसे बड़ा जो APS है, आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसमें अपने आर्मी के बच्चों को मारा गया, भूल गए आप लोग? उसको दामाद की तरह रखा और अब मजे से घूम रहा है वो पूरी दुनिया में। और वो क्या कह रहा है? एहसानुल्लाह एहसान। एहसानुल्लाह एहसान कहता है कि मुझे वो प्रेशर कर रहे थे कि मैं टेररिस्ट ग्रुप्स बनाऊं और आगे जाके काम करूं। आगे आप समझ गए, पाकिस्तान की टेररिज्म की इंडस्ट्री की सबसे बड़े जो 2 मार्केट हैं वो है कश्मीर, इंडिया, और अफगानिस्तान। ये तो इनका काम का तरीका है। अब है ना, इंडिया को तुम कह रहे हो हमारा दुश्मन है, वो जाके हमला करो, लड़ो उससे। तुम्हें पैसा देते हैं हम, इसलिए थोड़ी देते हैं कि तुम हमारे ही बच्चों को टेररिस्ट बनाओ और भेजो। और फिर हमें कह रहे हो आजादी मनाए, जश्न मनाए। जश्न तो इस फौज को आजादी मिली और किसी को आजादी नहीं मिली। या इसके टट्टुओं को, ये इमरान खान और उसके दोस्त करप्ट, अय्याश, कैरेक्टरलेस, सारे एक एक नाम में गिनवा सकता हूं, मेरे सामने बैठ जाएं। इनकी आजादी की हम मनाएं जश्न? तो देयर वाज नो सेंस इन मेकिंग जश्न ऑफ पाकिस्तान। इंडिया का जश्न तो, इंडिया तो मेरा देश है भाई। एक आदमी लंदन में 50 साल पहले आके पाकिस्तान से बसता है, उसका बच्चा यहां पे पैदा होता है, बड़ा होता है, उसका बच्चा यहां पैदा होता है, बड़ा होता है, अपने आप को आज भी पाकिस्तानी कह रहा है। तो भाई साहब, तो मेरे तो अपने वालिद इंडिया में पैदा हुए थे, मेरे तो अपने रुए में, मेरे मट्टी में गुजराती, मुझे लोग बात करता हूं मेरे से पहचान जाते हैं कि ये गुजराती है। मुझे कोई पंजाबी, सिंधी, बलोच नहीं कहता, हर आदमी पहचान जाता है। तो हूं ना भाई उस देश से, उसको ऑन में करता हूं और डंके की चोट पे करता हूं। किसी को बुरा लगता है तो लगे, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान की है और वो रहेगी, बाय बर्थ है, और मेरा दुनिया के हर कानून के लिहाज से वो मेरा जायज हक है। मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं करते ना करें भाई, मेरी नेशनलिटी ले सकते हैं क्या? वो किसी सूरत नहीं ले सकते, रहेगी वो पाकिस्तानी नेशनलिटी। लेकिन इंडिया मेरा देश है और उसके दिफा के लिए मैं हर जगह खड़ा हूं। किसी को लगता है बुरा तो लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं किसी दलील के साथ खड़ा हूं जहां भी खड़ा हूं। आजादी की बात करते हैं कि 14 अगस्त को आजाद हुआ था। झूठ की बुनियाद पे ये मुल्क कायम है, झूठ की बुनियाद पे अंग्रेज ने ये मुल्क बनाया था कि आजाद देश चाहिए मुसलमानों के लिए। सच ए ब्यूटीफुल आइडिया। तो फिर ये मुसलमान उधर क्यों रह गए इंडिया में? फिर सबको लाते हैं ना भाई, और ले जाते हैं यहां से सब माइनॉरिटीज को। यहां माइनॉरिटीज की जिंदगी हराम, वहां की माइनॉरिटी ने मेजोरिटी की जिंदगी हराम की हुई है। तो पर्पस क्या था? पर्पस था जागीरदारों को सेफ हेवन देना। क्योंकि अंग्रेज की आप पॉलिसी देख लें, जमीनें जब भी किसी को अलॉट करते थे, कहां की करते थे भाई? जूनागढ़ का वो था जो दीवान शाहनवाज भुट्टो, जमीनें कहां अलॉट की? सिंध में, जहां से इनका ताल्लुक ही नहीं। क्योंकि ये अंग्रेजों की डिजाइनिंग में पहले से ही था कि ये एक अलग हमारा बफर जोन होगा इस इलाके में। वो देश बनाया है तो उस झूठ की बुनियाद पे। तो अब ये कह रहे हैं 14 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त को इनको शर्म आती है, जिस तरह इनको अपनी ओरिजिन पे शर्म आती है।
लेकिन ये बदबख्त डीएनए है ना, वो ऐसी चीज है जो इंसान के हाथ में नहीं है तब्दील करना। इंसान अपना डीएनए नहीं तब्दील कर सकता। तुम सारी जिंदगी कुछ भी कर लो, कितने बाप बदल लो, रहोगे इंडियन ओरिजिन के भाई। कुछ भी कर लो, चाहे अपने रेस्टोरेंट पे कुछ भी लिख लो, खाना तुम इंडियन ही सर्व कर रहे होगे जो भी कर रहे होगे। तुम्हारा पाकिस्तान का कोई खाना है ही नहीं भाई, तुम्हारा पाकिस्तान का कोई पहनावा नहीं है। तुमने पाकिस्तान के नेशनल ड्रेस तक के साथ मजाक किया हुआ है कि अंग्रेज की शर्ट का कॉलर लगा के तुमने कुर्ते का नक्शा चेंज किया, उसके ऊपर इमरान खान जैसे, क्या मैं इसको गाली दूं, अंग्रेज का कोट पहन के घूम रहे हैं। ये कौन सा इस्लामी, कौन सा वो अपनी ओरिजिन से जो भागता है वो दर दर का कुत्ता बन जाता है। तो ये हो गया मेरा आज का आजादी का मैसेज। फौजी टोपियां आपके क्रिकेटर पहन के घूमते हैं, फौजियों की दलाली में है पूरी कौम लगी हुई है। बस फौजी के पांव पकड़ रहे हैं, बिजनेसमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, फौजिस्तान बनाया हुआ है, कराची के नाले साफ कर रहे हैं, फौज आइए प्लीज हमारी मदद कीजिए। बेगैरतों ने, फौज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। वार क्राइम्स के केस होने चाहिए, वो काम किए हैं इन लोगों ने। काफी है मेरा ख्याल आजादी का मैसेज आपको। 2-3 मुद्दे मेरे पास और हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। पहला तो मुद्दा यह है कि अलायंसेस, जो कि मैं बात कर रहा था, एक अजीब सा माहौल दुनिया में चेंज हो गया है। ये खासतौर पर कोरोना के बाद जो दुनिया में एक अवेयरनेस आई है, ये चाइना के इंटेंशंस की। क्योंकि चाइना की बिल्ली, अच्छा मेरे जैसे पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए भी, मैं तो 2-3-4 साल, बल्कि मुझे याद है 2015 में जब मैं पहली बार एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था और सीपेक के हवाले से मुझे वहाँ पे लेक्चर देना था, तो मैंने स्टडी की थी सीपेक की। तो मुझे प्योर इंपीरियलिस्टिक एक डिज़ाइन नज़र आई थी, जो मैंने अपनी उस स्पीच में भी कहा था। वो आज भी गूगल पे आप जाके ढूंढेंगे वो मिलेगी। उसके मिलियंस के वो व्यू हुए थे, कई मिलियंस के, क्योंकि कई लोगों ने उसका शेयर किया था। उसमें भी मैंने यही बताया था। दुनिया को भी पता था, लेकिन बहुत लेट जागी, और अब जाके कोरोना में ये सब चीज़ तय हो गई है कि चाइना और पाकिस्तान ये 2 टेररिस्ट कंट्रीज हैं, और ये 2 शैतान मुल्क हैं जिनके इंटेंशंस दुनिया के अमन के लिए, दुनिया के पीस के लिए खतरनाक हैं। तो इस वजह से अब दुनिया देख रही है ये नए अलायंसेस जो आ रहे हैं। साउथ चाइना में बड़ा मसला चल रहा है। चाइना ने भी कह दिया है कि मैं फलां मिसाइल के साथ ये भेज रहा हूँ, फलां ये भेज रहा हूँ, और मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। साउथ चाइना सी पे मेरा हक है। अमेरिका ने अपनी फ्लीट बढ़ा दी है उधर, ऑस्ट्रेलिया ने भी भेज दी है। तो ये सब डेवलपमेंट्स जो है ना, उसमें भाई साहब तुर्की का एक दुनिया का एक हिपोक्रेट तरीन मुल्क है। देखे, आगे बढ़ने से पहले मैं तुर्की और पाकिस्तान के बारे में आपको ये छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूँ। गुलजार साहब है ना, जो हिंदुस्तान के एक लेफ्ट के और जो लिबरल वो हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होगी, बहरहाल मैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ इन ए सेंस के वो बड़े सेंसिटिव आदमी हैं। और सेंसिटिव आदमी है ना, मुख्तलिफ हादसों को का असर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेता है। तो बंटवारे का इनको बड़ा दुख है। मैंने इनके बंटवारे के ऊपर काफ़ी वो चीज़ें देखी हैं। बंटवारे का असर इन्होंने बहुत लिया है। और फिर इसके बाद वापस जब 80s में पंजाब में जो चीज़ें हुई, तो एक सेंसिटिव आदमी के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल गुलजार साहब की एक सीरियल थी मिर्ज़ा गालिब, जो कि मैं बहुत देखता था। जब भी मैं स्ट्रेस में होता था तो मैंने उसकी कैसेटें रखी हुई थी वीसीआर के साथ। 90s में मैं बैठ के पूरी रात फिर वो देखता था। तो मिर्ज़ा गालिब का एक सीन आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अपना तमाशाई बन गया हूँ, रंज जिल्लत से खुश होता हूँ। खुद से कहता हूँ, लो गालिब के एक और जूती लगी। बहुत इतराता था कि मैं बड़ा शायर, फारसीदा हूँ। आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले, अब तो कर्जदारों को जवाब दे। कुछ तो उकसो, कुछ तो बोलो। बोले क्या? बेहया, बेखैरत। कोठी से शराब, गुंधी से गुलाब, बजाज से कपड़ा, मेवा फरोशों से आम, सर्राफ से दाम, कर्ज लिए जाता था।
ये भी सोचा होता कहां से दूंगा। अब आप देखें, यही सूरत हाल उस्मानी सल्तनत की थी। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे थे, ऐसा जलील करके अंग्रेज ने फिर इनको निकाला था कमाल अतातुर्क ने। और आखिरी उस्मानी जो खलीफा थे वो अपने हरम के साथ फिर मोरक्को वोरक्को कहीं नॉर्थ अफ्रीका में ज़िंदगी गुजारने या चले गए, या इटली चले गए थे, या कहीं उनको भेज दिया गया था। ये खलीफा का हाल था, क्योंकि कर्ज पे कर्ज ले रहा था। ये जो गालिब साहब फरमा रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली ऑटोमन एम्पायर का आखिरी स्टेज यही था। और कर्ज की वजह से वो सारा, पहले जर्मनी के उसमें कर्ज में डूबे रहे और इसके लिए जंग अजीम में भी इनको हिस्सा लेना पड़ा। लेकिन आज को हम इस गालिब की पोजीशन से कंपेयर करें तो एग्जैक्टली पाकिस्तान है। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, चाइना से लिया, सऊदीया से लिया, जिससे मर्जी आई उससे कर्ज लेता रहा। आज गुलाम ऐसा है कि किसी के अब परेशान हो गया है। चाइना की पॉलिसी टो करता है तो सऊदी अरब नाराज़ होता है, सऊदी अरब की पॉलिसी टो करते हैं तो चाइना नाराज़ होता है। सऊदी अरब की पॉलिसी अपनी है भाई, वो अपने कंट्री के हिसाब से चलेंगे। अब आप फ़र्क देख लें कि 14 अगस्त 2019 को पाकिस्तान में जब जश्न मनाते हैं तो आप इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में सब जगह भारत का तिरंगा चल रहा होगा। कहीं कोई अमेरिका का झंडा है, रशिया का झंडा है या चाइना का झंडा नहीं लगा रहा होगा। पाकिस्तान में बाप के झंडे लगाते हैं सब। जैसे ये शाहिद अफरीदी ने अपने घर पे लगाया है तुर्की का झंडा, साथ में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर है पीओके, उसका झंडा लगाया है। तो ये अपने बापों के भी झंडे लगाते हैं, तुर्की को जैसे आजकल बाप बनाया हुआ है। अब ये तुर्की और पाकिस्तान दे आर हेडिंग नोवेयर। मिसाल ले लें कि तुर्की ने अब ग्रीक से पंगा लिया हुआ है साइप्रस की आज़ाद वो करने के चक्कर में, और खुद एक नाजायज़ काम कर रहा है। इंडिया की तो बाकायदा एक रियासत थी कश्मीर, सदियों से थी और है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते साइप्रस से। साइप्रस पे तो ऑटोमन एम्पायर ने ज़बरदस्ती कब्जा किया था और फिर उसका झगड़ा एक चल रहा है, उसमें तुर्की ने अब बदमाशी से उसको आज़ादी की तरफ लेके जा रहा है। तो तुर्की इज़ पेइंग प्राइस नाउ, क्योंकि वो मजाक नहीं है। ग्रीक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, नेटो का हिस्सा है, ये सब मिल के बाजा बजाएंगे। और तुर्की की औकात नहीं है कि अकेले ग्रीक से भी लड़ ले। वो ज़माने गए जब 400-500 साल पहले ऑटोमन एम्पायर नई नई आई थी, उनकी जो नेवी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, और आप बास्फोरस में और सब जगह पे आपके जहाज़ चलते थे और आपने दहशत मचाई थी, आप पेरिस तक आ गए थे, नो डाउट अबाउट इट। वो हिस्ट्री है, अब आज नहीं है। तो अब तुर्की का तो बाजा बजने वाला है, पाकिस्तान का तो बाजा ऐसा बजा हुआ है ना कि बाजवा की मत मारी गई है। क्योंकि इन्होंने, ये नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी की तो इतनी औकात नहीं कि इतनी बड़ी बात बोलते, ये प्लान्ड होती हैं चीज़ें। ये बाकायदा इनका प्लान था, एक तरह से एक थोड़ा मार्केट चेक करनी थी कि अरबियों का क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो इजिप्ट और ये यूनाइटेड अरब इमारात और इसराइल का जो मुआहिदा हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। इवन किंग अब्दुल अजीज़ ने जब ये इसराइल बन रहा था तो अमेरिकन्स को गारंटी दी थी कि हाँ ये बनने दें आप इसराइल, और एक मेजॉरिटी वहाँ पे यहूदी थे तो वहाँ पे बनी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वहाँ पे पुराने फ़लस्तीन के जो रियासत के अंग्रेज़ के ज़माने में जब अंग्रेज़ का कब्ज़ा था तो वहाँ से जो सिक्के ढाले जाते थे, कॉइन्स, उस पर हिब्रू ज़बान में भी लिखा होता था। क्यों तो लिखा होता था? इसलिए कि वहाँ पे यहूदी रहते थे। तो जिस तरह हिंदुस्तान में टू नेशन थ्योरी की और थ्योरी को अप्लाई करके इधर एक नया देश बनाया था रिलीजियस ग्राउंड्स पे, ऐसे ही वहाँ पे इजराइल बना था जिसको सऊदी अरब ने एग्री किया था। ये एक दिखावे, एक मसले, एक चीज़ें हैं। उम्मा का चूरन है ना, बड़ा खतरनाक है। इसको उम्मा के बड़े बड़े लीडर्स ने हमेशा यूज़ किया है। तो अब इशू ये है कि पाकिस्तान को पता था कि सऊदीज़ और वो एक अमेरिकन ब्लॉक में है और उसमें इंडिया इज़ ए सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक। तो पाकिस्तान वैसे ही परेशान था कि अमेरिका को अब पाकिस्तान की ऐसा जितनी ज़रूरत भी नहीं रही थी, और इस हवाले से पाकिस्तान की जो चाइना के साथ वो थी, तो अभी तो सऊदी अरब ने अभी पैसे मांगे हैं तो इनकी ये हालत है। अभी तो अमेरिका ने जिस दिन IMF ने और उसने मांगा तो इनको बड़ा बाजा बज जाना है।
तो इनका पाकिस्तान का तो इस वक्त बाजा बजा हुआ है वो। और नया अलायंस जो बन रहा है, इट विल गारंटी इंटरनेशनल पीस। और उसमें अब अमेरिकन इलेक्शन जो आ रहे हैं नवंबर में, वो भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि इस वक्त कोशिश ये होनी चाहिए कि अमेरिका में भी जो लीडरशिप का कंटिन्यूएशन रहे, तो फिर जो फ्री वर्ल्ड की एक मजबूत लीडरशिप सामने आ रही है उसका कंटिन्यूएशन होगा। और फिर ख़ास तौर पे जो बाइडन का अपना कोई कैरेक्टर या किरदार क्या रहा है, ये दुनिया जानती है कि जो बाइडन वॉज द वाइस प्रेसिडेंट जब लीबिया में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हुआ था, आईएसआई नाम का जो दरिंदा पैदा किया था, उस वक्त जो बाइडन ही तो थे ना वाइस प्रेसिडेंट। तो जो बाइडन का अपना कोई कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर जो है, 51 साल से ये गवर्नमेंट में है भाई साहब। तो क्या एज सच इनकी अमेरिकन पीपल के लिए परफॉर्मेंस रही है, एक फेल्योर है। प्लस इन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट चूज़ की है वो प्योरली पाकिस्तान नैरेटिव और जिहादी नैरेटिव को आगे लेके चलती हैं। वो कश्मीर में जो टेररिज्म चल रही है उसको सपोर्ट करती हैं, ओपनली इन्होंने कहा है। आज ये अपने देखें सोशल मीडिया पे ये चीज़ें रह जाती हैं, मौजूद रह जाती हैं, तो आज ये डिनाई नहीं कर सकती, ये सपोर्ट करती हैं कि कश्मीर में आर्म्ड मूवमेंट चलनी चाहिए और ये सब चीज़ें। तो अमेरिकन को भी ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा कि इस वक्त इलेक्शन आर वेरी इम्पोर्टेंट। आगे मेरे पास एक और इशू है जो है बंगलोर। बंगलोर में आपने देखा कि वाकया क्या हुआ। अब आम आदमी से आप पूछेंगे ना, किसी भी इंडियन से भी, जहाँ मुझे अभी लंदन में कोई मिल जाए इंडियन, और उससे यार देखा बंगलोर में क्या हो, तो यही कहेगा कि हाँ यार वो एक आदमी ने मोहम्मद की वो की थी बेइज्जती, तो इसलिए मुसलमान गुस्से में आ गए। ये नैरेटिव्स है ना, ये बदलने होंगे। हिंदुस्तान में सिक्युलरिज्म इज रियली वेरी पॉइजनस नाउ। अब ये बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है ये सिक्युलरिज्म। देखें वाकया असल क्या था, मीडिया अगर शुरू से जो असल वाकया है वो बताते शुरू से, तो आपको पता चलता और आप सही नतीजे पे पहुंचते। वाकया ये होता है कि एक आदमी हिंदुओं के भगवान की तस्वीरें फोटोशॉप करके, उसमें मोदी जी की फोटोशॉप करके, सब चीज़ें करके बदतमीजियाँ करता है। क्योंकि हिंदू जो कि 80% इस कंट्री की आबादी हैं, उनके कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, तो हिंदुस्तान में चलता है। वो कर दिया। अगर जैसे मुसलमानों का रिएक्शन होता है ना आग लगाना, ये वो, अगर हिंदू भी वही रिएक्शन रखते, वही माइंडसेट रखते, तो उस वक्त उस पोस्ट लगाने वाले का घर जल चुका होता। ठीक है, लेकिन एक शरीफ आदमी था नवीन, जिसने उसी जबान में जवाब दिया जिसमें इसको बेइज्जती की गई थी। यानी उन्होंने पोस्ट की, उसने नीचे कमेंट में जवाब बदला ले लिया। नथिंग रॉन्ग इन दैट ना। उस आदमी ने खुद से जाकर तो मोहम्मद की वो खिलाफ वो नहीं किया था या जो भी था। तो बात क्लियर यहाँ हो जाती है कि उसने तो टिट फॉर टैट जो जवाब था वो दे दिया। अब आपका रिएक्शन आ रहा है कि क्यों भाई, और आपका रिएक्शन ये है कि आप पुलिस स्टेशन को भी आग लगा देते हो, उस बेचारे के मामू को घर को भी आग लगा देते हो, और आप पूरे शहर का बाजा बजा देते हो, गाड़ियाँ जला देते हो, और फिर आप एक मंदिर के सामने फोटो सेशन करते हो कि ह्यूमन चैन टू सेव मंदिर। बड़ी मेहरबानी है भाई आपकी, 40,000 मंदिर आपने तोड़े हैं, एक बार उसको कंडेम ही कर ले कोई मुसलमान आके, अवैसी जैसा बदबख्त। इस वाक़ये से कितने सबक मिलते हैं कि आप माइंडसेट की वो फर्क देखें जरा। जहां मर्जी आई अपनी गलती देख नहीं रहे, देव मार 4:30 शुरू हो गए। फिर क्या होता है, एक भाई साहब जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, पता नहीं कहां से इतना हराम का पैसा कमाया हुआ है, और उनकी शक्लों पे नजर आता है कि इनका इस्लाम से कितना ताल्लुक है। एज ए रिलीजन वो इस्लाम में कितना बिलीव करते हैं। दुनिया का हर गलत काम साले खुद करते होंगे, लेकिन ड्रामे इनके इस्लाम के नाम पे 51 लाख की बाउंटी अगर कोई उस लड़के का सर ला के दे। अब उसका सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो रहा है, वो उसमें कोई शक नहीं है, और लाइन पे आ रहा है, कह रहा है कि नहीं जी मैं भावनाओं में आके बह के मैं कह गया था। तो भाई साहब ये भावनाएं हैं ना, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना कानूनन
अब भावनाएं तो ये भी होती है कि कोई अच्छी खूबसूरत लड़की नजर आए तो मेरे अंदर भावनाएं आ जाएं तो ठीक है, मैं तो भावनाओं में बह गया था ना। तो कानून आपके भावनाओं के बह जाने की इजाजत नहीं देती। सिंपल सी बात है। भावनाएं तो इंसान को क्या क्या करने के लिए कहती हैं, तो क्या आप उस पर होता है। तो ये बॉम्बे के ये जो बंगलोर का जो वाकया हुआ है उसमें आपने देखा कितनी चीज़ें हुई। फिर कांग्रेस, मैं ये पूछता हूँ कि कांग्रेस के एमएलए के घर जलाया गया, कांग्रेस ने तो क्लियर अल्फाज में कंडेमनेशन भी कहीं नहीं आई। शशि थरूर साहब तो फौरन मोदी जी की पुरानी वीडियोस लेके आ जाते हैं, तो फौरन तानेबाजियों में आजकल वो भी जिनके साथ ज़्यादा घूमते हैं ना आजकल, आपको पता है कि शशि थरूर जी का भी अपना मिजाज है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनके चेहरे के जो रंग खिल जाते हैं और मुस्कुराहटें निकलती हैं जब वो हसीन व जमील कंपनी में होते हैं। तो उन्होंने भी कोई कंडेमनेशन क्लियर अल्फाज में नहीं किया। कोई क्लियर अल्फाज में करें कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ बेंगलोर वर लूटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, पुलिस स्टेशन एंड दिस, कहें ना। यही तो शुरू से मसला रहा है कि करेक्ट आप चीज़ें आवाम को बताएं ताकि मुसलमान को भी पता हो। जो ज़मीर रखने वाले मुसलमान हैं ना भाई, बहुत हैं, मेजॉरिटी है, वो भी फिर बैठ के स्टडी करते हैं। क्योंकि ऐसा है ना, एक मिसाल है कि किसी यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान लड़का पढ़ रहा है, वो बैठ के सोचता तो है ना जब अपने कम्युनल लीडर की बात सुनता है तो, कि भाई साहब ये जितने मसले मुसलमानों के साथ ये बता रहे हैं, जो हमारे मौलवी साहब हैं मस्जिद में बैठ के बोल रहे हैं, या अवैसी साहब जैसे लीडर हैं, वो हमें रियल लाइफ में तो मुझे तो नज़र नहीं आया। मैं इंजीनियरिंग क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ तो मेरे कोलीग्स भी रहते हैं, कभी मुझे तो कोई एहसास नहीं हुआ इस मुल्क में मुझे बराबर के शहरी की तरह एक, बल्कि मैं तो शायद रिजर्व सीट पे भी आया था, तो मुझे तो यहाँ पे फैसिलिटी मिली है। मेरे साथ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं तो सड़क पे भी नमाज़ पढ़ लेता था, मेरी तो अजान मुझे 5 वक्त गली गली मोहल्ले मोहल्ले नज़र आती है, मुझे मेरे साथ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सोचता है ना एक आदमी। फिर वो मुसलमान है मेजोरिटी में, उनके भी जज्बात यही हैं। ये बलवाई होते हैं ना, जो ये 51 लाख वाला जैसा है ना, इस टाइप के लोग। तो कांग्रेस का किरदार आपने देख लिया। अब आते हैं जनाब अनुराग कश्यप टाइप के लोग, जावेद अख्तर साहब का टाइप के लोग, सवारा भास्कर जैसी, ये सब जो लोग हैं जो बड़े अवाम के वो लिबरलिज्म और सिक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो आजकल कॉन्स्टिट्यूशन का भाषण 2 लोग बहुत ज़्यादा 3 लोग दे रहे हैं, सबा नकवी, राना आयूब और अरफा खानम, बात बात पे कॉन्स्टिट्यूशन को ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का ये है, और एक अवैसी साहब। तो मसला ये है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन का सही इस्तेमाल अब होने लगा है, तो इनकी चीखें निकल रही हैं। तो ये जो बंगलोर में हुआ ना, इससे हमने कई मैसेजेस हासिल किए। ये जितने मैंने अभी नाम गिनवाए, इनमें से एक आवाज़ नहीं आ रही, सबकी गलतियां बनते हैं जो भम करके निकल के आते हैं बरसाती मेंढक की तरह, छोटी छोटी। उस पर माइग्रेंट का मसला हो गया, क़यामत आ गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ हंगामे मचा देते हैं। जिन इनकी बोलतियां बनते हैं। अनुराग कश्यप जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, यार आओ ना यार, 2 सुट्टे मार के जरा इस पे भी कुछ बोलो और क्लियर अल्फाज में कंडेम करो। गोलमोल अल्फाज में तो हर आदमी बोलता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अवाम से दरख्वास्त है, जनता से दरख्वास्त है कि वो अपने जज्बात काबू में रखें। अबे जनता ने काबू में रखे हैं, जो मेजोरिटी जनता है। जिस दिन ये मेजोरिटी अगर ऐसी ऐसी बातों पर करने लगी ना, तो इंडिया की हर गली में आग लगी होगी। जो हरकतें हैं हमारी कम्युनिटी की, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कम्युनल लीडर हैं, तो प्लीज़ बी सेफ, अपने भारत को बिल्ड करने में अपना किरदार अदा करें, और वो नॉन वायलेंट ही किरदार है। ये आपकी तारीख रही है कि आपने नॉन वायलेंट लेके अपने धर्म और अपने कंट्री को आज़ाद रखा है। आज की बात कर रहा हूँ कि आज आपका कंट्री आज़ाद है, डेवलप कर रहा है, दुनिया उसकी इज्जत कर रही है। दुनिया के वजीर आज़म और सदर और डायरेक्ट मैसेजेस में कह रहे हैं कि माय ओन फ्रेंड, माय पर्सनल फ्रेंड, माय पर्सनल इंडियन फ्रेंड्स। एक रेस्पेक्टेबल नेशन की तरह हिस्टोरिक में भी रहे हैं आप, गुलामी के दौर में भी इंडियन नेशन का नाम था एक। तो मुबारक हो आज़ादी का दिन। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी हैं आप,
धर्म से ताल्लुक़ है नहीं है, किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने देश पे मान कीजिए और उसकी सरकार पे पूरा भरोसा रखें कि ये सरकार आपको सही रास्ते पे लेके जा रही है। खराबियां जो 60 साल में पैदा होती हैं ना, वो 6 साल में नहीं दूर हो जाती हैं, क्योंकि जनरेशन बिल्डिंग है ना, वो एक बड़ा तफसीली काम है, लंबा चौड़ा काम है और उसके लिए ज़रूरी होता है कि सब्र। और एक साथ तो बाय फोर्स बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर बाय फोर्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो मैं इस गवर्नमेंट की, ये जो भारत सरकार है, इसकी स्पीड से मुतमईन हूँ कि मैं समझता हूँ कि चीज़ें आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन एंड थिंग्स विल कीप चेंजिंग। थैंक यू वेरी मच। आप सबका आभारी हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मान करते हैं। आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के बगैर मैं ये नहीं कर सकता जो यहाँ तक पहुँच गया हूँ, वरना मेरी आवाज़ एक लिमिटेड जगह पे फंसी हुई थी और मैं लिमिटेड लोगों में 25 साल से यही बातें कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत से मेरे छोटे छोटे मसले को आप लोग पर्सनली लेके मुझे मैसेजेस करते हैं और ये माइक का मसला, ये लाइट का मसला, मशवरे देते हैं और मेरे साथ आप मुस्तकिल कायम हैं। ऑलवेज थैंकफुल फॉर दिस लव एंड रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। थैंक यू वेरी मच।